हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं लेक्चर 3 ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक बार जल्दी से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन के ऊपर नज़र डालते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक यानी कि बैंक कॉलम ओनली एंड पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कह सकते हैं बाय राइटिंग डाउन द एंट्रीज कोजिंग द डिफरेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो एंट्रीज को लिख के जो भी कारण हैं कैश बुक और पासबुक में मतभेद के, उन एंट्रीज को हम प्लस या माइनस करते हैं और उससे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। पिछली दो क्लासेज में ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो रिसेंटली सितंबर 24 का एग्ज़ाम आया था उसके अंदर जो 10 नंबर का क्वेश्चन आया था उसे भी हमने कवर कर लिया है। जैसा को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होने की तरफ है। आज कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को देखेंगे। हमने जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसके थ्रू के 6 या 7 इलस्ट्रेशन आई थिंक हम लोग निपटा चुके थे। बीच में 2 जरूर रह रहे हैं क्योंकि वो अमेंडेड कैश बुक से रिलेटेड है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 होगा आपकी आईसीआई की बुक में, वो हम निपटा चुके हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। थोड़ा सा नए प्रारूप में ये क्वेश्चन है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ही, लेकिन एक थोड़ा सा नए रूप में है कि इसमें आपको एग्जैक्ट कैश बुक और एग्जैक्ट पासबुक दे रखी होती। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उसके अंदर कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस दे रखा होता है और जो भी कारण हैं आपको कैश बुक और पासबुक में अंतर के, उन कारणों को बता रखा होता है। यहाँ पर कारणों को नहीं बता रखा, एग्जैक्ट आपको एक प्रिंट आउट दे रखा है कैश बुक का और पासबुक का। उन कारणों को आपको खोजना है और उन कारणों को खोज कर फिर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। इसमें एक काम और बढ़ जाता है कि आप उन कारणों को खोजें जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से आता है, मैं आपको बता दूं। जैसे अगर हम क्वेश्चन 8 पर नजर डालें तो पहले पढ़ ही लेते हैं, फिर साथ के साथ में इसका जो दूसरा तरीका है कि जहाँ पर आपको एक फोटो कॉपी दे रखी होती है कैश बुक की और पासबुक की और रीजंस को आपको फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना होता है। तो हम दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ लेकर चलेंगे जिससे आप जो डिफरेंसेड हैं वो आप पता लगा लें। क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आईसीआई की बुक का। द फॉलोइंग आर द कैश बुक यानी कि बैंक कॉलम एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 एंड अप्रैल 22। अगर आप नज़र डालें तो कैश बुक में मार्च की एंट्री दे रखी है आपको, दोनों तरफ नज़र डालें, और अगर पासबुक में नज़र डालें तो आपको अप्रैल की एंट्री दे रखी है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं आपको, तो उसमें कैश बुक और पासबुक में जो एंट्रीज होंगी वो सेम मंथ की होंगी। तो अगर अलग अलग मंथ की हैं तो किस तरीके से आपको मतलब निकालने हैं, और अगर कैश बुक और पासबुक में सेम मंथ की दे रखी हैं तो किस तरीके से आपको मतलब निकालने हैं, हमें ये तय करना है। अब ये देखिए कि आपको मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल 22 का दे रखा है और आपको रिकनसाइल करना है द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31 मार्च 2022। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी डेट का तैयार करना है। देखिए जब तक अदरवाइज कुछ नहीं कहा, अब आपको मार्च का कैश बुक दे रखी है, अप्रैल की पासबुक दे रखी है। तो जैसे मार्च में आपको 1 मार्च 2022 को बैलेंस 60,000 रुपये था, तो पासबुक में भी 1 मार्च 2022 को क्रेडिट बैलेंस 60,000 का होना चाहिए था, लेकिन वो दे ही नहीं रखा आपको। 6 मार्च 2022 को सेल हुई है आपकी बैंक के थ्रू, क्योंकि ये बैंक कॉलम दे रखा है तो इसका मतलब है 3 लाख रुपए आपके बैंक में आने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मार्च का दे ही नहीं रखा तो ये कैसे पता लगे कि 3 लाख आए थे या नहीं आए थे। तो हम ये मान लेंगे कि वो आए होंगे क्योंकि आपको सेम मंथ का नहीं दे रखा।
अब क्योंकि आपको 31 मार्च 2022 का तय करना है, तो जो एंट्री कैश बुक में होंगी और अगले महीने अप्रैल मंथ में पासबुक में होंगी, इसका मतलब क्या है कि वो पासबुक में 31 मार्च 2022 तक एंट्री नहीं हो पाई थी और यही कारण थे मार्च महीने के कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में अंतर होने के। समझिएगा, थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्योंकि जब कैश बुक और पासबुक आपको एग्जैक्ट दी हुई होती है तो एक काम आपके लिए एक्स्ट्रा होता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। अब आपको कारण भी खोजने हैं कि किस वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आया है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से ड्राफ्ट किया जा सकता है, दोनों ही तरीके से मैं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी आईसीआई के मॉड्यूल से है। एक तो तरीका ये है कि जिसमें आपको एक महीने की कैश बुक दे रखी है और दूसरे महीने की पासबुक दे रखी है, तो ये कैसे पता लगे कि जो कैश बुक में एंट्री थी वो पासबुक में हुई थी या नहीं हुई थी। तो हम ये मान लेंगे, क्योंकि अगर सेम मंथ की दे रखी होती तो हम चेक कर लेते। सपोज कीजिए यहाँ पे सेल्स दे रखी है 3 लाख रुपए की 6 मार्च को, तो पासबुक में क्रेडिट में 3 लाख रुपए होने चाहिए थे 6 मार्च को, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज ओके। अगर वो एंट्री नहीं होती मार्च महीने में, तो वो एक कारण बनता कि पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस होने का। लेकिन क्योंकि आपको मार्च महीने की कैश बुक दे रखी है और अप्रैल महीने की आपको पासबुक दे रखी है, तो ना हम ये कह सकते कि वो एंट्री हुई थी नहीं हुई थी, तो हम ये मान लेंगे कि सब कुछ ओके होगा। लेकिन जो जो एंट्री यहाँ पर मार्च में मिलेंगी आपको और यहाँ पर अप्रैल में मिलेंगी, तो ये तो पक्का है कि पासबुक में वो 31 मार्च 2022 तक नहीं हो पाई होंगी। तो जब हम 31 मार्च 2022 को बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उन एंट्रियों को प्लस या माइनस करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट बट बेटा जल्दी से बताइएगा, इस बात को आपके समझ में आया कि नहीं आया कि हमें जब एक महीने का कैश बुक और दूसरे महीने की पासबुक दे रखी होती है, तो जो जो एंट्री आपको मैच करेंगी, एक कैश बुक में मार्च महीने में और पासबुक में अप्रैल महीने में, तो इट मीन्स पासबुक में 31 मार्च तक नहीं चढ़ी थी। इसके अलावा जितनी भी एंट्री होंगी हम ये मान लेंगे कि वो रेस्पेक्टिव मंथ में ही, रेस्पेक्टिव पीरियड में ही एंट्रीज दोनों जगह सही हो गई होगी। तो एक एक करके करते हैं। बैलेंस आपको दे रखा है, इसके बैलेंस से कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि ये मार्च का बैलेंस है, यहाँ अप्रैल का दे रखा है। सेल्स 3 लाख रुपए की हुई है, तो यहाँ पे क्रेडिट में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है मार्च की सेल पासबुक में भी मार्च में ही आ गई होगी। आपने राम से पैसा प्राप्त किया 65,000, कैश बुक के डेबिट होने का मतलब है प्राप्ति और क्रेडिट का मतलब है आपने कोई पैसा दिया है। तो राम से आपने हो सकता है चेक रिसीव करा हो, उसने आपको चेक के माध्यम से पेमेंट दिया हो, आपने डिपॉजिट कर दिया हो और बैंक ने भी क्रेडिट आपको मार्च महीने में ही कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे 65,000 रुपये क्रेडिट के अंदर नहीं चढ़े हुए हैं राम की अगर बात करें, है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो सिंगल 2,70,000, यहाँ पर क्रेडिट में कहीं 2,70,000 नहीं मुझे दिख रहा है। टू गोयल 33,000, तो 33,000 गोयल भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है क्रेडिट के अंदर। टू पटेल 65,000, और हम जब ये देखेंगे पटेल के 65,000, गोयल के भी दिख गए, सॉरी मुझे 33,000 गोयल के भी दिख गए यहाँ पर। तो ये 25 मार्च को गोयल से हमें चेक प्राप्त हुआ होगा, जो बैंक में हमने चढ़ा दिया होगा, डिपॉजिट कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने क्लियर किया 3 अप्रैल 2022 को। तो सोच के बताइए कि 31 मार्च 2022 को बैलेंस कैसे मैच करेगा। कैश बुक का और पासबुक का अंतर आना ही आना है, और हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो तैयार करना है इस क्वेश्चन में वो 31 मार्च 2022 को करना है। तो जो गोयल का चेक रिसीव हुआ और पटेल का जो चेक रिसीव हुआ, ये रीजन्स बनेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। ये रीजन बनेंगे आपके डिफरेंसेस के जो पासबुक और कैश बुक में आया है, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इन दोनों की एंट्री होगी, बाकी किसी की एंट्री नहीं होगी। जो भी चीज़ आपको मैच नहीं कर रही है, क्योंकि मान लिया जाएगा कि कैश बुक में जो मार्च में एंट्री हुई है वही पासबुक के अंदर मार्च में पोस्टिंग हो गई होगी।
जो आपको मार्च में कैश बुक में दिख रही हो, पासबुक के क्रेडिट में दिख रही हैं अप्रैल में, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो मार्च में नहीं चढ़ी थी, वो आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आना ही आना है आपका। इसके बाद बाई कैश है 2 लाख, यहाँ पर डेबिट में कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि कैश आपने निकाला होगा, कैश निकाला होगा, तो यहाँ पे भी विड्रॉवल डेबिट में होना चाहिए था, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा। बाई मोदी, आपने मोदी को चेक दिया होगा 60,000 रुपये का, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड में कहीं पर भी वो चीज़ नहीं दिख रही है। बाई पाटिल 30,000, ये भी नहीं आएगा। बाई सुरेश 40,000, ये भी नहीं आएगा क्योंकि डेबिट साइड देखिए, इसका क्रेडिट है तो इसका डेबिट देखिए। बाई रमेश 1,50,000, ये आएगा, ये आएगा बाई रमेश 1,50,000। यहाँ पर आपने 24 मार्च को किसी को चेक दिया होगा, ठीक है ना, और लेकिन उसने 15 अप्रैल को ही निकाल पाया है, वो 15 अप्रैल को निकाल पाया, ये आएगा। तो ये तो सारी की सारी एंट्री खत्म हो गई। अब पासबुक की भी कुछ एंट्रीज हो सकती हैं जो कैश बुक में नहीं होंगी, आप देख लीजिए, लेकिन ये अप्रैल की रखी हैं तो उससे कुछ पता लगेगा नहीं। यदि आपको पासबुक भी मार्च की दे रखी होती तब हम देखते, जैसे यहाँ पर अगर बैंक चार्जेस 200 रुपये हैं, तो ये 200 रुपये जाहिर सी बात है कि कैश बुक में नहीं आते हैं, लेकिन हमें ये अप्रैल के हैं तो मार्च में उन्हें पोस्टिंग करनी भी नहीं है, तो इधर दिमाग मत लगाइएगा। तो जो जो एंट्री अगर डिफरेंट मंथ की कैश बुक दे रखी है और पासबुक डिफरेंट मंथ की दे रखी है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उन एंट्री से तैयार होता है जो मैच कर जाए, यानी कि जो कैश बुक में भी हैं और पासबुक में भी हैं, क्योंकि कैश बुक पिछले महीने की दे रखी थी, पासबुक अगले महीने की दे रखी है, तो इसका मतलब है कि जिस तारीख को हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं उस तारीख तक पासबुक में एंट्री उनकी नहीं हुई थी। अब चलिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 को जो कैश बुक का बैलेंस था वो था 3,13,000। तो स्टार्ट करेंगे हम 3,13,000 से, स्टार्ट करेंगे हम 3,13,000 से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टार्ट करेंगे हम 3,13,000 से। अब जो जो हमने निशान लगाए हैं उनकी एंट्री हमें करनी है। एक एंट्री करनी है रमेश की, जो कि 1,50,000 का था, यहाँ क्रेडिट है यानी कि हमने चेक इशू किया होगा, तो चेक इशू किया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो पाया बैंक में 31 मार्च 2022 तक, तो चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मुझे बताइए कि पासबुक में 31 मार्च 2022 तक एंट्री नहीं हुई थी इसकी, हमने कैश बुक का बैलेंस तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन पासबुक के 31 मार्च 2022 में कहीं नहीं आया होगा, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस जो है इंक्रीज रहा होगा, तो ये ऐड में आ जाएगी। ऑलरेडी आप हर क्वेश्चन में इस तरह की एंट्री करते हैं, ये बहुत बड़ी कॉमन एंट्री है। टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं ना, टाइमिंग डिफरेंस के दो ही चीज़ें होती हैं, चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड। हर क्वेश्चन में ये दो एंट्री जरूर पूछी जाती हैं आपसे। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि रीजन ना दे के आपको रीजन को खुद आइडेंटिफाई करना था, तो ये ऐड हो गया आपका। अब जो डेबिट साइड में बात आई थी, यानी कि 33,000 और 65,000 दोनों को जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा, चाहे आप अलग अलग भी कर लें। तो ये क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि आपने कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा लिया मार्च महीने में ही, लेकिन पासबुक में 31 मार्च 2022 तक इसकी एंट्री नहीं थी, ये पासबुक में बढ़ा होगा आपका अप्रैल में। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, तो 98,000 आपका दोनों को टोटल करके ये आ गया और ये आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन गया। तो आप देखिए कितना इजी था ये। बच्चे घबराते हैं, क्यों घबराते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप लगातार एक एक क्लास को आप कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आपको बेहद ही इजी लगने वाला चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। और ना केवल इस चैप्टर में, पूरे अकाउंट्स के अंदर ही कुछ नहीं है, सबसे इजी आपका ये पेपर रहने वाला है। तो जल्दी से बताइए बेटा कि इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ICAI बुक का, तो क्लियर है सभी बच्चों को? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा। 9th क्वेश्चन अभी हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम सेम क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक चीज और भी है, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, उसे भी हम समझेंगे। और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो ऐसे ही है जैसे भी हम क्वेश्चन नंबर 8 करके आए हैं, यानी कि आपको कैश बुक की एक फोटो स्टेट दे रखी है, एग्जैक्ट कैश बुक दे रखा है एक महीने का, और उसी महीने का आपको पासबुक भी दे रखी है। अभी जो था कैश बुक किसी अलग महीने की थी और पासबुक किसी अलग महीने की थी, लेकिन इसके अंदर जिस महीने की कैश बुक है उसी महीने की पासबुक है, तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दो ही तरीके हैं इनके पास इस तरह के क्वेश्चन को पूछने के, सेम मंथ की फोटो स्टेट देना, कैश बुक की भी पासबुक की भी, या डिफरेंट डिफरेंट की देना। डिफरेंट डिफरेंट की मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रेयान एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड एज देयर कैशियर। The main responsibility of Manoj is to maintain the complete cash book and prepare a bank reconciliation statement at the end of each month. The cash book only bank column is set out below together with a copy of the bank statement for the month of February 22. February month की बात कर रहे हैं। You are required to reconcile the cash book with the bank statement, मेक नेसेसरी एंट्री टू अपडेट द कैश बुक, इसे कह देते हैं एडजस्टेड कैश बुक बनाना। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपका रह रहा था लास्ट। तो स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर द कैश बुक, लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक एंड सब टोटल ऑन द रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। तो आपको कैश बुक को रिकंसाइल करना है विद द बैंक स्टेटमेंट, और एडजस्टेड कैश बुक आपको बनानी है। वो जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आएगा उससे आपको दोबारा एक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो देखते हैं, चलिए इसमें देखिएगा, सेंचुरी रेयान एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड का कैश बुक बैंक कॉलम ओनली फेब्रवरी, आप देखिए ये फेब्रवरी है, और पासबुक में भी आपको फेब्रवरी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन का तरीका होगा कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो डिफरेंस के कारण बने हैं, तो जो मैच कर जाएंगे वो डिफरेंस के कारण नहीं है। यानी कि आप फेब्रवरी में किसी आइटम को लेके कह रहे हैं कि जो कैश बुक में डेबिट है और पासबुक में भी क्रेडिट है, तो इसका मतलब है बिल्कुल सही एंट्री पास हुई है। अगर हम पैसा जमा करा रहे हैं फेब्रवरी महीने में और बैंक भी कह रहा है कि आपका पैसा आया है, तो इट्स ओके। तो यहाँ पर उल्टा होगा कि यानी कि जो आइटम आपको नहीं मिल पा रहे हैं उनसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिपेयर होगा। जब अलग अलग महीने की दे रखी थी तो जो एक महीने की एंट्री थी अगर पासबुक में वो नेक्स्ट मंथ में मिल रही है तो इसका मतलब सेम मंथ में नहीं मिली होंगी। यहाँ पे क्योंकि सेम मंथ में दे रखा है तो यहाँ पर आपको उन्हीं एंट्री से बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट तैयार करना है जो नहीं मिलेंगी। तो एक एक करके देखते हैं। देखिएगा, बैलेंस जो है 1,42,500 है, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस 1,42,500 है। इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 फरवरी 22 को टू ब्लू एंड कंपनी 1570 है, तो यहाँ पर क्रेडिट आना चाहिए 1570, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टू जीएम लिमिटेड 2430 यहाँ पर भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टू रॉबिन्सन लिमिटेड 910 यहाँ पर भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का डेबिट वहाँ का क्रेडिट मैच करना चाहिए। टू डोनाल्ड 750 यहाँ पर भी है, और डोनाल्ड 750 क्रेडिट यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। टू एवेन्यू सुपरमार्ट 4200 यहाँ पर डेबिट है, तो यहाँ पर क्रेडिट है, ठीक है। तो चेक दिया होगा आपने या चेक रिसीव हुआ होगा, तो यहाँ पर चेक के नाम से है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2-3 दिन का अंतर हो सकता है, वो टेंशन मत लीजिएगा। तो स्लीप वेल लिमिटेड 940 है, और टू स्लीप वेल लिमिटेड 940 की यहाँ पे कोई क्रेडिट एंट्री मुझे नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक आइटम है जिसकी वजह से जिसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगा। अब बाई साइड देखिएगा, बाई भगवान दास 1980 है, 1980 यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मारुति लिमिटेड है 1500, और मारुति लिमिटेड यहाँ पर भी है 1500,
बाय जैक्सन लिमिटेड 54,000 है, तो जैक्सन लिमिटेड यहाँ पर 54,000 डेबिट में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक आइटम है जिसकी वजह से रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएगा। बाय पीसी कंप्यूटर है 400462 नंबर है, 1420, ये भी कहीं नहीं है, तो इसका भी आएगा। बाय शिव गैराज है 49,000, तो शिव गैराज 49,000 यहाँ पर है, 49,000 यहाँ पर आ गया। बाय पैटी कैश है, यानी कि आपने कैश निकाला होगा 1500, तो यहाँ पर भी पैटी कैश है, यहाँ पर भी पैटी कैश है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय श्वेता एंड कंपनी है 2100, ये नहीं दे रखा, तो ये भी आएगा। बाय ए बी पार्टनर है 5200, तो ये भी नहीं दे रखा, ये भी आपका आएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन है, तो इससे तो आपको बनाना ही बनाना है रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट। अब क्योंकि सेम मंथ का दे रखा है, तो इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, जैसे बैंक चार्जेज हैं, बैंक चार्जेज डेबिट हैं, तो यहाँ क्रेडिट होने चाहिए थे, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर कोई जैसे 3800 निशान लगाते रहेगा, जिससे पता लग जाए कि कौन कौन सी चीज़ें चेक हो गई हैं। 3800 प्रीमियम ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, यानी कि आपने प्रीमियम दिया होगा डायरेक्टली, बैंक से कट गया, लेकिन यहाँ क्रेडिट में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एंट्री आपकी बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट के अंदर आएगी। अब डेबिट देखिए 1500 टिक हो गया, 1980 टिक हो गया, 3800 में लिखना ही है, 49,000 टिक हो गया। एक सविता है 1030, आप देखिएगा, तो 1030 का बाई में कैश बुक में कहीं एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि एक सविता कोई कस्टमर होगा, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट किया होगा। जब हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपने कई सारे क्वेश्चन में देखा होगा, जो एंट्रीज आती हैं जो कोजिड और डिफरेंस होते हैं, तो कई बार ये होता है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये वो वाला केस रहा होगा कि सविता एक कस्टमर है, उसने आपके खाते में डायरेक्टली नहीं, डिपॉजिट का केस नहीं होगा, सॉरी क्योंकि डेबिट है, सॉरी, तो ये सविता को आपने पैसे दिए होंगे, है ना, 26 फरवरी को आपने पैसे दिए हैं, तो अगर ये देखा जाए तो 1500 रुपये सविता के एक 1030 यहाँ कहीं दिख रहे हैं आपको, 1030 सविता के नहीं दिख रहे हैं, तो एंट्री तो आएगी आपकी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि डायरेक्टली आपने कोई गाइडेंस इशू कर रखी होगी सविता को नाम की, तो सविता ने पैसे निकाल लिए, लेकिन आपके बाई साइड में सविता के नाम से नहीं है। क्लियर है। इसी तरह श्रेया अगर देखिएगा, श्रेया का अकाउंट टिक नहीं हुआ, 2200 रुपये रिसीव हुए, लेकिन जब हम चेक करते हैं डेबिट साइड को कैश बुक के, तो 2200 रुपये कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी आपका रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? बेटा जल्दी से समझिए कि ये कॉन्सेप्ट मतलब कैश बुक और पासबुक को कैसे अंडरस्टैंड करना है आपको, इसमें तो दिक्कत नहीं है आपको कि अगर सेम मंथ की कैश बुक और सेम मंथ की पासबुक दे रखी है तो आपको कैसे मतलब निकालने, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ना हो के, मतलब डायरेक्टली आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाना, इसमें कह रखा है कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाइए, तो मैं आपको बता देता हूँ एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है कि कुछ गलतियां हम सीधे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ना ले जाके पहले कुछ गलतियां एडजस्टेड कैश बुक से दूर कर लेते हैं, फिर एक नया बैलेंस आता है। जैसे यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 36,600, इज इट क्लियर? तो एक यहाँ से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हम एक नया कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे, कुछ गलतियां कैश बुक की जो हैं दूर करेंगे। अब बात ये आती है कि एडजस्टेड कैश बुक में क्या आता है और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या आता है। अगर विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक है तो जो भी मैंने कारण बताए सारे के सारे सीधे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगे, लेकिन अगर एडजस्टेड कैश बुक बनानी है तो उनमें से कुछ कारण आपके पहले दूर किए जाएंगे एडजस्टेड कैश बुक से, और उसके बाद नया कैश बुक का बैलेंस आएगा, देयर आफ्टर यू कैन प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या आता है वो आप समझ लीजिए, जितनी भी गलतियां होंगी कैश बुक की, यानी कि जो एरर के तरह होंगी, तो वो एडजस्टेड कैश बुक में आएंगी। इसके अलावा जो भी आइटम रिकॉर्ड बैंक करता है, सही है लेकिन रिकॉर्ड करता है बैंक,
गलती की बात नहीं कर रहा, वो भी एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे। अगर एरर कमिटेड बाय द बैंक है तो वो सीधा आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा अगर एरर है। लेकिन जैसे बैंक चार्जेस लगाए, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन, या जैसे इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम था शायद, वो आपने दे दिया, क्लियर है, तो वो एरर नहीं है, वो ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्डेड बाय द बैंक है, तो वो चीज़ें एडजस्टेड कैश बुक में आएंगी। लेकिन जो एरर होंगी वो नहीं आएंगी। अब बात ये आती है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या आएगा, इसे दूसरी तरह समझ लीजिए। जो भी टाइमिंग डिफरेंस है वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। टाइमिंग डिफरेंस दो ही होते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर, और एरर कमिटेड बाय बैंक। ये दो चीजें, टाइमिंग डिफरेंस और एरर कमिटेड बाय बैंक, सिर्फ और सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। इसके अलावा जितनी भी बाकी चीजें हैं जो अदर देन टाइमिंग डिफरेंस है, एरर कमिटेड बाय द कस्टमर है, यानी कि कैश बुक की जो एरर है, एरर बैंक की नहीं बात कर रहा, बैंक की अगर एरर होंगी तो सिर्फ और सिर्फ रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में आएंगी। लेकिन जो कैश बुक की एरर होंगी वो एडजस्टेड कैश बुक के माध्यम से सुधारी जाती है, अगर क्वेश्चन कह रहा है। अगर क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक नहीं कह रहा है तो अभी तक आप बनाते हुए आई हैं, सारी सारी एंट्रीज आपको क्या करनी है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में ले जानी है। तो देखिएगा मेरे साथ नेक्स्ट पेज पर ये एंट्री बना रखी है इन्होंने। तो सबसे पहले कैश बुक बैंक कॉलम बना रखा है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 36,600 वाला ये बैलेंस है, ये सीडी है, तो ब्रोड डाउन आपका जब आएगा तो 2 में आएगा। 2200 की डायरेक्ट रिसिप्ट आप देखिएगा, 2200 की डायरेक्ट रिसिप्ट श्रेया ने क्रेडिट करे, और पासबुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेबिट साइड में आपको कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे पासबुक में आपको कहीं भी नहीं शो हो रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, यानी कि श्रेया ने आपको डायरेक्ट दे दिए होंगे, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक है, एरर नहीं है, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक है, तो ये एडजस्टेड कैश बुक के माध्यम से सुधारा जाएगा अगर एडजस्टेड कैश बुक पूछिए। इसी तरह से बैंक चार्जेस मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर दिख रहे हैं बैंक चार्जेस आपको 2538, तो ये एरर नहीं है, ये है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ओनली बाय द बैंक, तो 2538 जो है बाई में आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 3800 का आपने दिया है, ये बाई में आ जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट टू सविता, जो हम बात कर रहे थे सविता की एक, कि 1030, तो डेबिट का मतलब क्या है कि पेमेंट गया है, तो एडजस्टेड कैश बुक के बाई में आएगा। और अगर आप चेक करेंगे तो जितने भी चीज़ें बची होंगी, या तो टाइमिंग डिफरेंस बची होंगी या एरर बाई बैंक बची हुई होंगी, तो वो सब चीज़ें जो आएंगी वो आएंगी डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो ये आपने एक नया बैलेंस निकाल लिया 31432। अब 31432 से आप जो भी बाकी डिटेल हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये पीसी कंप्यूटर सुविधा, ये सारे मैंने निशान लगवाए हुए हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि चेक इशूड का मतलब क्या है कि आपने कैश बुक माइनस कर ली है लेकिन पासबुक माइनस नहीं हुई है। और इसके अलावा चेक डिपॉजिटेड है एक स्लीप वेल लिमिटेड का 940 का, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने कैश बुक बढ़ा ली है लेकिन पासबुक आपकी बढ़ी हुई नहीं है, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, कि अगर आपको कैश बुक और पासबुक दे रखी है, दोनों का फोटोकॉपी दे रखी है, एग्जैक्ट कॉपी दे रखी है, तो उनकी इंटरप्रिटेशन निकालना, उनका मीनिंग निकालना। तो दोनों ही तरह के मैंने क्वेश्चन बता दिए आपको कि अगर सेम मंथ का दे रखा हो तो उसमें मीनिंग अलग तरह से निकलता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग का दे रखा हो उसमें मीनिंग अलग तरह से निकलता है। और एडजस्टेड कैश बुक भी मैंने बता दी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दीजिए। अगर आप इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि बिना एडजस्टेड कैश बुक की अगर सीधा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहें तो भी आंसर यही आएगा। उस केस में आपको 36,600 ओपनिंग कैश बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, और जितनी भी एंट्रीज आई हैं कैश बुक में वो सारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगी। तो लगभग ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब आपके लिए होमवर्क है, सारे के सारे इलस्ट्रेशन मैंने कराई दिए हैं आपको, एक दो इलस्ट्रेशन बचा हुआ है, जो बीच में इलस्ट्रेशन थे दो, जो मैंने शायद 5 और 6 इलस्ट्रेशन है वो इसलिए छुड़वाए थे क्योंकि वो एडजस्टेड कैश बुक के थे,
वो आपको घर पे करने हैं। इसके अलावा जो पास्ट ईयर्स हैं, यानी कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं कर लीजिएगा पास्ट ईयर से पहले, और इसके अलावा जो पास्ट ईयर हैं ये आप निपटा लीजिएगा, ट्रू फॉल्स तो निपटा ही लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी मैं डिस्कस कर लूँगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसे वैसे मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, तो आई थिंक ये नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।